हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स टॉक लेट्स लर्न। और आज हम बात करेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक व लवण के 15 मुख्य प्रश्नों पर। जैसा कि हमने लेसन 1 के लिए किया था, जिसमें 10 मुख्य प्रश्न किए गए थे और इन प्रश्नों को करने के बाद आपका ये चैप्टर अच्छी तरह से एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, कपड़े पर सब्जी के दाग को साबुन से रगड़ने पर क्या होता है। अगर कभी आपने ऐसा नोटिस किया हो तो जब सब्जी के दाग को साबुन से रगड़ा जाता है तो वो भूरे लाल रंग का परिवर्तन हमें दिखाई देता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारकीय है और सब्जी में हल्दी होती है जो कि एक सूचक है। क्षारकीय माध्यम में हल्दी का रंग भूरा लाल हो जाता है। अगला प्रश्न, दो परख नलियों ए और बी जिनमें कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरी बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन भरे हैं, दोनों में नीले लिटमस का विलयन मिलाया गया है। किस परख नली में रंग में परिवर्तन दिखाई देगा? इस रंग परिवर्तन का उल्लेख दीजिए व कारण बताइए। अब आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है और आंसर जो हैं वो कुछ ही शब्दों को समेटे हुए हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चंस यूजुअली बहुत लंबे होते हैं साइंस में, बट उनके आंसर्स बहुत सिंपल होते हैं। तो आपको चाहिए कि क्वेश्चन को अच्छे से समझें। सेकेंड थिंग जो ध्यान देने वाली है कि इस प्रश्न में आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सी परख नली में रंग परिवर्तन दिखाई देगा। आप इसे ए पार्ट मान सकते हैं। रंग परिवर्तन का उल्लेख दीजिए, ये बी पार्ट माना जा सकता है। और कारण बताइए, ये सी पार्ट हो गया। तो आपको तीनों पार्ट्स का आंसर अलग अलग ही स्पेसिफिकली एक्सप्रेस करना है। जैसा कि किस परख नली में रंग परिवर्तन दिखाई देगा, नीले को लाल कौन करता है? नीले लिटमस से लाल में परिवर्तन हो जाएगा तनु HCl में, यानी कि परख नली ए में। और रंग परिवर्तन क्या होगा? नीले से लाल, क्योंकि अम्ल जो हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये जो क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नीले को नीला ही रहने देता है। और दूसरी बात है, कारण बताना है, तो वही जो बात अभी मैंने बोली उसी को रिपीट करेंगे। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बस क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा होती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। देखिए, क्वेश्चन में क ख ग या ABC पार्ट्स को अलग करके नहीं लिखा जाता कई बार, लेकिन आपसे आंसर वो सेपरेटली ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कहाँ कहाँ क्या पूछा गया है और उसका आंसर अलग से मेंशन करिए। जैसे कि यहाँ स्टार बना दीजिए या कोई भी और सिंबल बना दीजिए कि आप किस पार्ट का उत्तर दे रहे हैं। एक उदाहरण समझाइए, ये आपका क्वेश्चन का बी पार्ट हो गया। और गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, तो एक ही क्वेश्चन में यहाँ फिर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब धातु प्लस अम्ल, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, और साथ ही लवण बनता है, ये अभिक्रिया आप जानते ही हैं। तो यहाँ आपने इसको हाईलाइट कर देना है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उदाहरण में जैसे हम यहाँ पर जिंक धातु प्लस HCl यानी कि कोई अम्ल ले लिया, तो जिंक क्लोराइड उसका एक लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब इसकी जांच कैसे करेंगे कि जब हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप साउंड की ध्वनि होती है ना, एक छोटे से धमाके की आवाज़ होती है। एंड इस एक्टिविटी का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर पोस्ट किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ आप इसे प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट होता हुआ भी देख सकते हैं। तो पॉप साउंड, इसे भी आप हाईलाइट कर देंगे कि पॉप साउंड जब होती है जलती हुई चीज़ लाने पर, तो इसका मतलब उस परख नली से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है। अंडे के कवच में एक विलयन डाला गया और एक गैस उत्पन्न हुई। अब हिंट दिया गया है कि वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो आपको बताना है वो गैस कौन सी है। पहला पार्ट, विलयन की प्रकृति कैसी है। दूसरा पार्ट, थर्ड है कि यदि अभिक्रिया में एक उत्पाद, अभिक्रिया होने के बाद कैल्शियम क्लोराइड नाम का एक पदार्थ बने, तो यह अभिक्रिया क्या होगी, उसका संतुलित समीकरण आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि अगर हम थर्ड पार्ट को पहले करें तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर देना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो उसी में छुपे हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले 2 लाइंस छोड़ करके थर्ड पार्ट का आंसर दें कि कैल्शियम क्लोराइड नाम का एक उत्पाद बनेगा। तो हमने CaCl2 पहले लिख दिया। साथ ही अब हम देखेंगे कि हमने लिया क्या क्या था, कि एक हमारे पास जो है वो अंडे के पिसे हुए कवच है। तो अंडे के पिसे हुए कवच आपको पता होना चाहिए कि वो कैल्शियम कार्बोनेट नाम के यौगिक के बने हुए होते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम क्लोराइड बनाना है। गैस निकलेगी जो चूने के पानी को दूधिया करती है। तो चूने के पानी को जो मिल्की कर दे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है।
यहाँ आप मेंशन भी कर सकते हैं, ना भी करें तो भी कोई बात नहीं, पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो अब आप यहाँ से हिंट लगाएंगे, देखो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या मिलाएं कि कैल्शियम के साथ क्लोरीन बन जाए, तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेंगे। अब कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और साथ ही जल निकलेगा। तो आपने ये अभिक्रिया ली और यहाँ पर ये 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगी। अब आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर आराम से दे सकते हैं कि वो गैस कौन सी है, दैट इज CO2, और विलयन की प्रकृति क्या है, जो विलयन आपने अंडे के कवच पर डाला वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 5, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। अब यहाँ पर आप सिर्फ एक ही पार्ट का आंसर देकर के नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ आश्रित जल का भी मेंशन है और वर्षा जल का भी, तो दोनों के बारे में बताएंगे कि आश्रित जल तो चालक नहीं है, वर्षा का जल है। तो वर्षा के जल में अशुद्धियों के रूप में अम्ल, क्षारक और लवण होते हैं। जैसे ही ये जल में घुलते हैं ये अम्ल, क्षारक और लवण, तो स्वतंत्र आयन उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन कर पाते हैं। अब यहाँ ये लाइन मेंशन करना जरूरी है कि आश्रित जल में स्वतंत्र आयन उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उनमें ये अम्ल, क्षारक व लवण नहीं होते, वो साफ पानी है। आश्रित जल का मतलब है उसमें कोई भी अशुद्धि के रूप में कोई भी अम्ल, क्षारक या लवण नहीं है। दोनों का मेंशन आना जरूरी है, खाली यहाँ पर आंसर को स्टॉप नहीं करेंगे, आप आश्रित जल का भी मेंशन करेंगे कि वो विद्युत का चालन क्यों नहीं करता। नेक्स्ट है, किसी अम्ल में जल मिलाने पर H3O+ आयन, ये कहलाते हैं हाइड्रोनियम आयन, और आसान उसमें हम कई बार हाइड्रोजन आयन भी लिख देते हैं। तो इसकी सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको पता है जो अम्ल होते हैं जैसे HCl है, अब HCl जो है ये H+ और Cl- आयन प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। जब आप इसमें जल मिलाएंगे तो जल इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, H3O+, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम जब H+ आयन कम होते चले जाएंगे, खाली जल के अणु बढ़ते जाएंगे, तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होती जाएगी जब हम किसी अम्ल के अंदर जल मिलाते हैं, यानी उसे तनुकृत करते हैं। तनुकृत करने का मतलब है जल मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, यस, 5 विलयनों ABCDE में जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 व 9 होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल क्षारकीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है। pH के मानों को, ये अब 5 पार्ट यहाँ पर अलग हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बिना किसी पार्ट को डिस्क्राइब किए यहाँ ये बोला गया है कि pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आप देखिए कि हमारे पास, हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि ABCDE, ये 4, 1, 11, 7 और 9, इनके हमने pH लिख लिए। अब उदासीन कौन सा है, आपको पता है कि जो 7 वाला है जिसका pH 7 है वो उदासीन होता है, तो D इज उदासीन। ये pH मान ज्ञात करने की भी एक्टिविटी का वीडियो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू वॉच दैट, और चीज़ें, कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास प्रबल क्षारीय, यानी क्षारकीय भी स्ट्रॉन्ग वाला, तो जितना pH बढ़ता जाएगा, जितना 14 की तरफ जाता जाएगा, वो उतना क्षारकीय होता जाएगा। तो बी पार्ट का आंसर यहाँ सी आएगा। डोंट राइट द वैल्यू ऑफ pH, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा विलयन, यानी आपको उस विलयन का नाम देना है और उस विलयन की पहचान नहीं बतानी कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कोई भी हो, आपको यहाँ उसका ABC के रूप में ही आंसर देना है। नेक्स्ट है आपका प्रबल अम्लीय, तो जितना 1 की तरफ होगा उतना वो प्रबल अम्ल होगा, यानी कि यहाँ B आएगा क्योंकि इसका pH 1 है। दुर्बल अम्लीय जितना 7 की तरफ जाता जाएगा 1 से लेकर के 6 तक, तो 4 वाला यानी कि A जो है ये कमज़ोर अम्ल है। इसी तरह से कमज़ोर क्षारक जो है वो 7 से ऊपर, जैसे 8, 9 के आसपास किसी की वैल्यू है तो वो हमारे पास E है। सो लास्ट पार्ट का आंसर E रहेगा। अब अगला क्वेश्चन जो है, आप इसे, बच्चे क्या करते हैं यूजुअली जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्वेश्चन पे, वो इसको छोड़ आते हैं। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि ये तो लाइन ऐसे ही दे रखी होगी, बट यहाँ एक क्वेश्चन छिपा हुआ है कि pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में लगाइए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ते हुए दिखानी है, और जितना pH ज़्यादा होता जाता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी कम होती जाती है। यानी कि पहले आएगा 11, फिर उसके बाद आएगा 9, तो 11 वाला फर्स्ट नंबर, सेकंड आपका 9 वाला, फिर 3 पर जो है ये 7 pH वाला,
देन 4 वाला जो है ये 5वें नंबर पर, और इसी तरह चौथे नंबर पर, और 5वां जो है नंबर पर ये बी आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर CEDAB की फॉर्म में लिख दिया इसको, H+ आयन की सांद्रता का आरोही क्रम, लेकिन ये गलत है, ये मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे pH के मानों को आरोही क्रम में लगाना है। सो आंसर होगा 11। 11 के बाद जो है इसकी सांद्रता ज़्यादा है H+ आयन की आरोही क्रम में आरोही क्रम का मतलब है कि बढ़ते क्रम में, तो ये वाला साइन आएगा। फिर 9, फिर 7, फिर 4 और फिर 1। ये है हमारा एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि pH के मानों को आरोही क्रम में लगाना है, विलयनों को नहीं लगाना है। तो मैंने यहाँ पर जानबूझ करके पहले ऐसा लिखा सो दैट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि हमें यहाँ विलयनों को नहीं लिखना है, हमें pH के मानों को लिखना है। क्लियर? आपको नोट्स में ये चीज़ ठीक मिल जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, जिसे उदासीनीकरण कहते हैं, क्योंकि अब जो प्रकृति है वो ना अम्लीय है ना क्षारकीय है, दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को काट दिया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके विलयन आपस में मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड नाम का लवण बनेगा, उसका एक्वा सॉल्यूशन यानी जल में घुला हुआ, और साथ ही जल बनेगा। इसी तरह से एक उदाहरण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जमा में सल्फ्यूरिक अम्ल, तो कैल्शियम सल्फेट नाम का सॉल्ट बना, लवण बना और जल बना। ये तो बहुत डायरेक्ट और सीधा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एक यौगिक जिसे जिप्सम द्वारा बनाया जाता है, जल की उपयुक्त मात्रा के साथ मिलाने पर वह कठोर हो जाने का गुण प्रदर्शित करता है। सीधे सीधे क्वेश्चन यूजुअली कम आएंगे, हिंट्स के रूप में आएंगे कि जिप्सम से बनाना है, उस यौगिक को पहचानिए, उसका सूत्र लिखिए, दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा है इसका निर्माण किया, समीकरण लिखिए, और इस यौगिक का कोई एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए पहले पार्ट का आंसर देंगे। यौगिक का नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसका सूत्र भी लिखेंगे और उसका रासायनिक नाम भी लिखेंगे। हो सकता है आपसे रासायनिक नाम भी अलग से पूछा जाए, ये सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट इज इसके निर्माण की प्रक्रिया। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये 2H2O, ये जिप्सम है। 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे गर्म किया जाता है तो ये POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है और 1.5 अणु वाटर का निकल जाता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में सहारा देकर जोड़ने में किया जाता है। देखो क्वेश्चन वही POP से है लेकिन घुमा करके दिया गया है। इसी तरह से 10वां क्वेश्चन है एक सफाई कर्मी पानी की टंकी को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस की तीक्ष्ण गंध वाला सफेद रसायन प्रयोग करता है। हिंट्स हैं, सफेद रसायन है जिसमें क्लोरीन गैस की स्मेल होती है, उस पदार्थ को पहचानिए, सूत्र लिखिए, निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए, और कीटाणु नाशक के अतिरिक्त, क्योंकि यहाँ कीटाणु को नाश कर रहा है उस तरह से इसका उपयोग हो रहा है, उसके अलावा उपयोग आपने लिखने हैं। तो ये कौन सा है? यस, ब्लीचिंग पाउडर सामान्य नाम है इसका, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं हम इसे, और CaOCl2 यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र। ये दोनों ही क पार्ट, आप देखो क ख ग अलग से मेंशन है, और आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था अलग से पार्ट को मेंशन नहीं किया गया था। बनने की प्रक्रिया क्या है इसकी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस जब उसके ऊपर से गुजारी जाती है उसके अंदर से, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, ये इसका रासायनिक नाम है विरंजक चूर्ण का। साथ ही जल और कागज बनाने में और रसायन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। आप अड़े देख रहे होंगे कि क्वेश्चन सीधे कम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, इन्हें अम्ल नहीं माना जाता। अम्ल तब माना जाता है जब H+ आयन कोई चीज़ उत्पन्न करती है जलीय विलयन रूप में, तो ये दोनों विलयन रूप में भी आयन उत्पन्न नहीं करते, इसलिए ये अम्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी परख नली में NaOH के विलयन में फिनोफ्थलीन की 2 बूंदें डाली गई, बताइए रंग क्या परिवर्तन होगा? उसके बाद उसमें तनु HCl की बूंद बूंद करके डाला जाता है, तब रंग क्या परिवर्तन होगा? और फिर से इसमें NaOH विलयन की बूंदें डाली गई तो रंग पहले जैसा हो गया। क्यों? क्यों पर भी ध्यान देंगे, रीज़न बताना है। अब का पार्ट में क्या है? फिनोफ्थलीन जो है ये आपको पता है कृत्रिम सूचक है। कृत्रिम सूचक है, ये क्या करता है जब इसमें क्षारकीय विलयन में, क्षारकीय माध्यम में ये गुलाबी हो जाता है, तो पहले आपने सिर्फ रंग परिवर्तन बताना है कि गुलाबी हो जाता है। दूसरे में है क्या, इसमें अब हम इसमें अम्ल डाल रहे हैं बूंद बूंद करके, जैसे ही अम्ल की मात्रा सांद्रता बढ़ेगी ये रंगहीन हो जाएगा। और उसके बाद फिर से हमने NaOH डाला तो उसके बाद ये फिर से गुलाबी हो जाएगा, दोबारा से गुलाबी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अब आपको उसका रीज़न देंगे कि फिनोफ्थलीन सूचक जो है ये अम्लीय और उदासीन विलयनों में रंगहीन और क्षारकीय विलयनों में गुलाबी हो जाता है, इसलिए NaOH में HCl डाला। अब यहाँ पर जो क्यों का रीज़न है वो आप तीनों पार्ट्स का रीज़न देंगे कि विलयन उदासीन हो गया
और फिर से NaOH डाला तो क्षारकीय हो गया। इसका मतलब क्षारकीय जब माध्यम होगा तो ये गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल या क्षारक को तनुकृत करने के लिए क्या जल में अम्ल और क्षारक को मिलाना चाहिए या अम्ल और क्षारक में जल को उड़ेल देना चाहिए, और ऐसा करने का कारण भी बताइए। सो आंसर है कि जब भी अम्ल या क्षारक को तनुकृत किया जाता है तो सांद्र अम्ल या क्षारक लेते हैं, उसमें जल को बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाना चाहिए, क्योंकि जल के साथ जो अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी, उसमें हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और इतनी ज़्यादा ऊष्मा भी निकल सकती है जिसके कारण वो मिश्रण बाहर आ सकता है और हमारी त्वचा तक जल सकती है। तो इसलिए धीरे धीरे करते हुए ड्रॉप बाय ड्रॉप उसे हिलाते हुए डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा और धोने के सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र और दो दो उपयोग लिखिए। तो आपने लाइन डाल दी, एक तरफ बेकिंग सोडा एक तरफ सोडियम धोने का सोडा। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और सूत्र NaHCO3 है। ये डायरेक्ट है, सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 डॉट NH2 लिखना मत भूलना, अदरवाइज इसमें धोने वाली क्वालिटीज़ नहीं आ पाएंगी, ये धोने का सोडा नहीं होगा। अगर आप डॉट ये जो क्रिस्टलीकरण का जल होता है ये आप मेंशन करेंगे तभी ये धोने का सोडा रहेगा। उपयोग है इसका बेकिंग पाउडर बनाने में, तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल होता है। एंटा एसिड, जब एसिड ज़्यादा बन जाता है, जैसे एसिडिटी हो जाती है, तो हम इसे एंटी एसिड यानी कि एसिड के प्रभाव को काटने वाले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका प्रयोग होता है। मैंने 3 लिख दिया, आप कोई भी 2 लर्न कर सकते हैं। धोने का सोडा घरों की साफ सफाई में, जल की कठोरता को हटाने के लिए, कागज़, कांच, साबुन व कागज़ उद्योग में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था बेसिकली, तो कई बार डायरेक्ट भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्लोर क्षार प्रक्रिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो उत्पाद हैं उनके दो दो उपयोग लिखिए। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया जो है इसमें आप, अगर आपसे चित्र नहीं मांगा गया है तो नहीं बनाएंगे, आप सीधा समीकरण लिख करके सारे चीज़ों के नाम लिख देंगे तो भी ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिया, ये सोडियम क्लोराइड है, ये जल, और फिर इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन। ये भी काफ़ी हद तक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है साबुन और कागज़ उद्योग में होता है, क्लोरीन का रोगाणुनाशक, और CFC जो आप देखते हैं CFC की प्लेट्स आती हैं और पाइप्स बनते हैं। CFC एक तरह का पॉलीमर है, एक तरह का प्लास्टिक है, वहाँ इसको यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में भी है, और अमोनिया उर्वरक बनाने के लिए इसको खाद उर्वरक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो 15 क्वेश्चंस हैं ये आपके लर्न कर लेंगे, आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप लेसन 2 को अपना अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड मान सकते हैं। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो लेसन 3 है धातु व अधातु, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन किया जाएगा। दैट विल बी अपलोडेड नेक्स्ट संडे, एंड आई विल ट्राई कि हर संडे आपको एक चैप्टर जो है वो इस तरह से प्रेजेंट कर दिया जाए। And I am doing much hard work, so please do support me, subscribe my channel and share it as much as you can. So thank you for watching. Goodbye. Good luck.